नमस्कार। प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। हम सब जानते हैं, जहाँ खासकर मलिक मोहम्मद जायसी और जायसीकृत पद्मावत की हम जब भी चर्चा करते हैं तो सबसे पहले नागमती वियोग खंड से संबंधित चर्चा करते हैं। वास्तव में इस नागमती वियोग खंड का विषय वस्तु क्या है, आज अभी मैं आगे चर्चा करने जा रहा हूँ। आज नागमती वियोग खंड का जो विषय वस्तु वास्तव में इस खंड में क्या है। बहुत खंड है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि बाकी खंड इतना महत्व तो नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा वियोग खंड, नागमती वियोग खंड को ही हम ज़्यादा चर्चा क्यों करते हैं, इसका मैं ये बताना चाहता हूँ। क्योंकि अधिकांशतः सूफी कवियाँ विरह वर्णन करने में बहुत आगे हैं और बहुत माहिर भी हैं। और विरह की सारी जो अवस्थाएं, खासकर भारतीय परंपरा में और लोकायन में, मतलब जिस प्रकार लोक कथाओं में प्रचलित विरह वर्णन, जैसे इसी को हम 12 मासा कहते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं भारत देश कृषि प्रधान देश है। भारत के लगभग हम भारतीय, चाहे भाषा कुछ भी हो, लगभग सभी त्योहारों का जो आरंभ और त्योहारों का संबंध खेतीबाड़ी से संबंधित। खेतीबाड़ी आरंभ करते ही विभिन्न त्योहार शुरू हो जाते हैं और पूरा दान आने के बाद, मतलब खेतीबाड़ी से पूरे दान घर आते ही सबसे बढ़िया और एकदम जैसे दक्षिण में संक्रांति मनाते हैं और दीपावली मनाते हैं, इस प्रकार अलग अलग त्योहार हम मनाते हैं। क्योंकि ये तो खेतीबाड़ी मतलब कृषि प्रधान देश होने के नाते सब संभव है। और यहाँ सूफी कवियों की विशेषता ये है कि इन लोगों का मूल उद्देश्य सूफी धर्म का प्रचार प्रसार होने के नाते भी लगभग उनके काव्यों में लगभग संपूर्ण भारतीय आचार व्यवहार, रीति रिवाज और भारतीय वर्णन शैलियों को अपनाया है। उनका अंतर्निहित धर्म प्रचार अलग है, लेकिन मूल भौतिक मतलब उनका जो वस्तु विन्यास देख के तो पूरा भारतीय दिखते हैं। इसमें आज हम नागमती वियोग खंड से संबंधित बात हम आगे देखेंगे। नागमती का जो विरह पद्मावत में निरूपित विरह का सर्वाधिक दयनीय रूप है। रत्नसेन के जाने पर उसका जीवन एकदम दुर्भर हो गया है। उसके शरीर में रत्ती भर का खून नहीं रह गया है। और जन ऐसे हो जाते हैं, देखिए कवि का वर्णन देखिए, जल जलकर वो कोयला हो गई है, मृत्यु भी उसे नहीं ग्रहण करती है, वो तड़प तड़प कर जीवन व्यतीत करती हैं। वे कहती हैं, पियसो कहे वो संदेशा हैं बौरा है काग, सो दन बेरहे जर मुई तेहि धुआं हमला। बहुत इसी पद पढ़ते पढ़ते ही नागमती रोना क्या, हमको रोना आ जाते हैं। और पूरा वर्ष भर वो रो रो कर बिताती हैं। आषाढ़ से लेकर जेठ तक का 12 मासा वे गाती हैं और अपनी करुण कहानी का निवेदन करती हैं। ऋतुओं का परिवर्तन होता है, सभी नारियां अपना अपना सुख का जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन नागमती उन्हें देख देख कर उद्विग्न होती है, अपने प्रिय की प्रतीक्षा में गुलती है। नागमती का विरह वर्णन साहित्य में अपूर्व एवं अनुपम माना जाता है। इसमें जो आमतौर पर भारतीय लोकायन से प्राप्त परंपरागत ग्राम्य विरह का जीता जागता स्वरूप है। पद्मावत के नागमती वियोग खंड के विरह वर्णन में 3 प्रकार की विशेषताएं मिलती हैं। सबसे पहले पद्मावत में शास्त्रीय विरह की सभी दशाओं का निरूपण है और पद्मावत में सूफी विरह की सैद्धांतिक अवस्थाओं का विशुद्ध वर्णन है। बढ़िया। और पद्मावत में लोकायन में प्राप्त विरह का भावात्मक वैशिष्ट्य है।
और जिस प्रकार सभी भारतीय परंपरा को पालन किया है। राजा रत्नसेन चित्तौड़ से चला गया और बहुत दिनों तक नहीं आया तो रानी नागमती उनके लौटने वाले चित्तौड़ के रास्ते को देखने लगी, है ना। और कहते हैं नागमत चितवर पंत हेरा। देखिए वह अपने आप से कहने लगी कि मेरे पति यहाँ से गए पर आज तक वापस ना आए। ऐसा विदित होता है या मालूम होता है कि किसी चतुर नायिका ने उसे अपने वश में कर लिया है। उसी ने मोहित कर मेरी ओर से उसके चित्त को चुरा लिया है। वह हीरामणि तोता मेरा खाल बनकर मुझसे मेरे पति को अलग करके ले गया है। देखिए नागमत चितवर पंत हेरा, पिउ जो गए फिर कीन ही न फेरा। नागर नार काहू परा, ते बिमोहि मोसो चितहरा। नागमती की दशा का कवि वर्णन करता है कि पति वियोग में उसका जीवन इतना बिल्कुल बावला हो गया है कि वह पपीहा की भांति पुकारती है पिए पिए पी कहकर। कामोद्दीपन से वह स्त्री जल रही है। वह तोता तो उसके प्राणों को हर ले गया और उसके पति का नाम तक नहीं ले पा रही है। विरह का बाण उसे ऐसा तेज लगा कि वह ना हिल पा रही है। खून पसीना आया है और शरीर की चोली खून में डूब गई। लोकगीतों में विरह की अवस्था में 12 मासों में विरहनी की दशा का वर्णन करने की पद्धति है। इसमें प्रत्येक ऋतु का प्रभाव विरहनी पर प्रदर्शित किया जाता है। 12 मासों का प्रारंभ लोकगीतों में वर्षा ऋतु से ही होता है। जायसी ने भी उसी पद्धति का अनुकरण किया है। आषाढ़ मास लगा, आकाश में बादल गरजने लगा। आर्द्रा नक्षत्र लगते ही बिजली पृथ्वी तक चमक कर आने लगी। नागमती कहती है कि इस समय पति के बिना कौन मुझे आदर दे सकता है। पाट महादे हिय ना हारा, समझ जीव चित चेत संबारा। भंवर कमल संग होई न परवा, सांवरी नेह मालती पहु आवा। और सावन में पानी अधिक बरसने लगा। बरनी नक्षत्र में सारे जलाशय पानी से भर गए हैं, पर नागमती विरह से और भी सूख गई। देखिए बहुत विपरीत दिखाते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र भी लग गया, पर उसे अपने पति का दर्शन का नसीब नहीं हुआ। सारा भादों का महीना काटना बहुत ही कठिन है। नागमती के लिए शैया नागिन हो गई है। देखिए इनके जो सोने वाली शैया नागिन हो गई हैं। मगा का नक्षत्र है, बहुत तेजी से वर्षा हो रही है और आश्वीज का महीना लगा। जलाशय में पानी कम होने लगा, लेकिन विदेश में अनुरक्त होने वाले पति तो फिर वापस आने के लिए नागमती प्रार्थना करती हैं। और कार्तिक के महीने में शरद के चंद्रमा का उजाला फैला। सारा संसार शीतल है, केवल नागमती ही विरह में जल रही है। इसी प्रकार और माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख और जेठ के महीनों में आने वाले संपूर्ण परिवर्तन के अनुरूप नागमती का विरह वर्णन अत्यंत मार्मिक ढंग से जायसी ने चित्रित किया है। बेचारी नागमती ने रो रो कर 12 मासा बिता दिए। उसकी एक एक सांस में हजारों दुख भरे थे। क्षण क्षण वर्ष के समान प्रतीत होता है, पहर पहर युग के समान। अतः समय कटता ही नहीं। फिर प्रिय के स्नेह में और जलकर वह कोयला हो गई। शरीर में एक तोला भी मांस नहीं रह गया है। शरीर में रक्त ही नहीं रह गया है, सारा शरीर जल गया। नागमती ने अपने पति के पूछताछ करने के लिए मोरनी होकर वनवास लिया, पर शत्रु मतलब सौतिया ने उसे चिल्हावास के फंदे में डाल दिया। बेचारी नागमती कोयल के समान कूकू कर रोती रही। उसकी आंखों में रक्त के आंसू गिरे।
उसने और उस वन में भुंजा के बीज बोए। अंत में नागमती कहती हैं कि मालूम होता है कि जिस देश में मेरा पति रत्नसेन है उस देश में ना तो वर्षा होती है और ना हेमंत, न वसंत और ना ही वहाँ कोयल है और ना पपीहा, जिनके शब्दों को सुनकर उसके हृदय में भी प्रेम उत्पन्न हो और वह घर आ जाए। देखिए, कवि की कल्पना प्रकृति में पूरा मानवीकरण का देखते हैं। चौपाइयों में सूफी पद्धति का व्यापक विरह चित्रित है। जगत के विभिन्न उपादानों में विश्व की छाप दिखाई गई है। नागमती का विरह बड़ा ही स्वाभाविक और हृदय संवेद्य है। नागमती को कवि ने साधारण नारी के रूप में देखा है, विशेष प्रतीक नहीं है। नागमती के विरह में जीवन दर्शन अधिक है। इस प्रकार नागमती वियोग खंड में रो रो कर, मतलब इसमें खासकर इस वियोग खंड के जो 19 पदों को कोई ध्यान से अध्ययन करे तो 12 मासों का और विभिन्न ऋतु के संपूर्ण नक्षत्रों का, लगभग सब भारतीय परंपरा में स्थित खेती बाड़ी और किसानी संस्कृति का पूर्ण चित्र इसमें मिलता है। और इस वीडियो को देखने या सुनने के बाद जरूर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।